students, welcome to study from a program initiated by Kanamagan Public School, Vrindavan. In this program, in this state of COVID-19 pandemic, we provide you virtual classes from directly our home to your home. I hope you all are good, because you hope must be good, because as you guys are the board aspirant, you must be in best of your health. So let's hope for better. And one more thing, in the end of every video, I appeal to everyone: stay home, stay safe. So really it is, stay home, stay safe, because currently India is seeing more than 50 to 55,000 cases every day. And my deep condolences to whoever affected from Beirut explosion. So without wasting a time, let's start with our video from chapter 5, 12 studies, business studies, organizing. In this chapter, organizing, we have learned about what exactly organizing is, its features, its process, its steps, its importance, and organizational structure, type of organizational structure, their differences along with their case study. In today's video, before starting our topic, I would like to tell you one story. Story क्या है? There is this huge organization. ठीक है? There is this huge business organization, and this organization stands for XYZ Private Limited. XYZ Private Limited. ठीक है? There is this huge organization, and the name of this organization is XYZ Private Limited. So XYZ Private Limited, there is Mr. A. Mr. A की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Mr. A has to undergo various of the work. अब फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है. इसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसके अंदर सेल्स है, इसके अंदर प्रोडक्शन है, इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एक्सेट्रा. ठीक है? अब है क्या, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है मिस्टर एम, सेल्स के हैं मिस्टर एस, प्रोडक्शन के मिस्टर पी, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मिस्टर आर. तो हमने क्या देखा, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ किया. इस कहानी में हम एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन है आपका XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड के जो हेड है वो है आपके मिस्टर ए. मिस्टर ए का मतलब क्या हो गया? मिस्टर ए का मतलब हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है? और उसके बाद मिस्टर ए के जो कंपनी है, इस कंपनी में आपके एम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं मिस्टर एम, सेल्स को एस, प्रोडक्शन को पी, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आर. ठीक है? अब हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं. 1 2 3, मिस्टर 1 2 3, मिस्टर 4 5 6, मिस्टर 7 8 9, मिस्टर 10 11 12. देखिए, for to understand this video you need to understand what exactly I am going to tell. मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, ये समझने के लिए आपको इस पूरी कहानी को समझना पड़ेगा. अगर आप लोग इस कहानी को समझ गए, then I am damn sure about I won't have to worry about the topic that I am going to teach you today. So कहानी में हमने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजर बिठाया, हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड मिस्टर एम, सेल्स का एस, प्रोडक्शन का पी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आर, एंड उसमें हमने 3% डाल दिए. मिस्टर 1 2 3, मिस्टर 4 5 6, मिस्टर 7 8 9, मिस्टर 10 11 12. अब मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मिस्टर ए ने अपनी जो वर्क है वो मिस्टर एम को दिया, मार्केटिंग का वर्क, सेल्स का एस को, प्रोडक्शन का पी को, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आर को. अब इनके पास क्या आ गई? इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. ठीक है? अब इन्होंने इस वर्क के कंडक्शन के लिए मिस्टर एम ने वर्क अपने अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट 1 2 3 को दिया, सेल्स ने अपने सबऑर्डिनेट 4 5 6 को दिया, प्रोडक्शन ने अपने सबऑर्डिनेट मिस्टर 7 8 9 को दिया, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपना वर्क 10 11 12 को दिया. अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं, इन सबको हटा दो, मिस्टर ए अकेले काम करेंगे, इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल.
So Mr. A will have to share the responsibility to its subordinate. That is known as the delegation. The topic that I wanted to tell you from this story is the delegation. डेलीगेशन का सीधी भाषा में अगर मैं मतलब बोलूं, डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब बनता है शेयर ऑफ वर्क. ठीक है, डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब है शेयर ऑफ वर्क. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, व्हेन यू आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, then there the superior subordinate relation will have to be maintained. And what is the meaning of superior subordinate relationship? The superior subordinate relationship is that who will give order to whom, who will share responsibility to whom, and who will give authority as per the responsibility, and who will be accountable for the results. अब मिस्टर ए जैसा कि अकेले सारे काम नहीं कर सकते, तो इनको अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी मिस्टर एम से, मिस्टर एस से, मिस्टर पी से, आर से. अब जैसे मिस्टर एम, मिस्टर एस, मिस्टर पी, मिस्टर आर भी अपने वर्क को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ये भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने वर्क को शेयर करेंगे. अपने डिपार्टमेंट में मार्केटिंग वाले करेंगे, मिस्टर एम करेंगे मिस्टर 1 2 3 से, मिस्टर एस करेंगे 4 5 6 से, मिस्टर पी करेंगे मिस्टर 7 8 9 से, एंड मिस्टर आर करेंगे मिस्टर 10 11 12 से. तो डेलीगेशन है क्या एक्चुअली? डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क टू योर सबऑर्डिनेट्स. अपने सबऑर्डिनेट्स में वर्क डिवीजन ही डेलीगेट्स कहलाता है. अब हम चलते हैं आपकी डेलीगेशन की जो डेफिनेशन है बाय योर बुक. देखा हमने इस कहानी में देखा कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, एंड फॉर टू स्मूथ कंडक्शन ऑफ एवरी सिंगल वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर ए विल हैव टू शेयर इट्स वर्क, एंड दैट इज द डेलीगेशन. ठीक है, अब डेलीगेशन को डिफाइन कैसे करें? सर, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन? अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग, अंडरलाइन करेंगे, अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज टू सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी. यानी अब प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स पे भरोसा करके उनको किसी वर्क कंडक्शन की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना फॉर टू मेक देयर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स व्हाटएवर द वर्क दैट इज गिवन टू देम इज नोन एज डेलीगेशन. ठीक है, लेकिन डेलीगेशन में एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है कि सर किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी कितनी अथॉरिटी एंड किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी, ये भी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं. क्या? अब आप लोग सोचेंगे कि देखो सबसे पहले इसमें जो 3 टर्म यूज किए हैं, मैंने क्या टर्म यूज किए हैं? एक टर्म है अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अथॉरिटी और एक अकाउंटेबिलिटी. अब सर पहले तो बता दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म का मतलब है व्हाटएवर द वर्क दैट इज गिवन टू यू दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या डिफाइन कर देंगे? वर्क गिवन. जो भी वर्क गिवन है उसको हम बोलते हैं क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अब अथॉरिटी को कैसे डिफाइन करें? बेटा अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी को हम डिफाइन करेंगे क्या? पावर या फिर राइट टू परफॉर्म वर्क, व्हाटएवर द राइट टू परफॉर्म वर्क. यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दी जाती है. क्यों दी जाती है? एज पर द फ्योर प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. इफ एनी वर्क इज असाइन्ड टू एनी सबऑर्डिनेट देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ वर्क. ठीक है, तो हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म मैंने आपको बताया वर्क गिवन, एंड उसके बाद राइट टू परफॉर्म वर्क. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? बेटा अकाउंटेबिलिटी टर्म का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. अब आंसरेबिलिटी का मतलब देखिए, मिस्टर ए ने, इसी कहानी में बताता हूं आपको इसका मतलब क्या है. मिस्टर ए ने वर्क दिया मिस्टर एम को, मिस्टर एम ने वर्क दिया 1 2 3 को. ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है कि मिस्टर जो अकाउंटेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर ए ने मिस्टर एम को, मिस्टर एम ने 1 2 3 को वर्क दे दिया तो मिस्टर एम की और मिस्टर ए की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई. नहीं, जब वर्क डेलीगेट किया जाता है तो अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती है.
ठीक है। और ये इस वजह से खत्म नहीं होती है बिकॉज आप वर्क को ट्रांसफर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। मिस्टर एम अगर वर्क को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा हो गई बिकॉज व्हाट एवर द रिजल्ट विल कम ही विल हैव टू आंसर टू मिस्टर ए। जो भी वर्क आएगा उसके लिए उन्हें मिस्टर ए को आंसरेबल होना पड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये मैं अभी बता दूंगा आप स्लाइड्स में, तो ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्टेट्स, प्रिंसिपल ऑफ absoluteness of accountability. Principle of absoluteness of accountability states by delegating the work, your accountability या accountability of any subordinate does not lessens because the result, whatever the result or whatever the outcome will come, the head, the subordinate will have to be answerable for that. अब इसके बाद ये तो हमारा delegation, what delegation is and what are the principle of absoluteness of accountability. अब इसके बाद देख लेते हैं elements of delegation. इसके बाद जो हमारा टर्म है वो है हमारे elements of delegation. अब elements of delegation क्या होंगे? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन यानी कि जब भी आप किसी को वर्क शेयर करेंगे व्हाट वुड बी द एलिमेंट्स दैट विल हैव टू टेक केयर ऑफ. सो द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन कैन बी क्लासिफाइड इन फर्दर 3 टाइप्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है ये मैं आपको आई थिंक बता चुका हूं कि हाउ डू वी डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. जो एक मेजर पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है कि द फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब फ्लो का मतलब क्या है, मैंने आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताया था. लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि ये आपका हो गया टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से होता है. हम इसको क्या बोल देते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल. अब जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब क्या है कि टॉप लेवल का जो वर्क है वो मिडिल लेवल को ट्रांसफर करेगा एंड मिडिल लेवल पे डेलीगेट द वर्क टुवर्ड्स द लोअर डेलीगेशन. क्यों? बिकॉज आपको अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट फॉर. ठीक है. तो मैं इस पॉइंट से क्या बता रहा हूं कि व्हेन इट कम्स टू रिस्पांसिबिलिटी, फ्लो ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इज फ्रॉम अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड. यानी कि लोअर हैज द लोएस्ट रिस्पांसिबिलिटी, middle one has a bit more responsibility and top level holds very much responsible for whatever the work that is given to employees. So responsibility का जो आपका flow रहेगा वो होगा from top to bottom, from upward. अब accountability की मैं बात करूं, accountability का flow भी आपका top to bottom रहेगा because ultimately अगर मान लो कोई भी वर्क हो रहा है तो उसके लिए आंसर किसको रहना है, टॉप लेवल के लिए. अब एक बात समझिए, बात क्या समझिए कि अगर मान लीजिए कंपनी में किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है या फिर कोई भी काम टॉप लेवल ने मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल तक डेलीगेट किया एंड वो काम सही तरीके से नहीं हो पाया, तो एंड ऑफ द डे लॉस किसको होगा, टॉप लेवल को. आंसरेबल कौन होगा, टॉप लेवल. कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो स्यू कौन होगा, टॉप लेवल. तो इस वजह से अकाउंटेबिलिटी किसकी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल की बढ़ जाती है. तो रिस्पांसिबिलिटी भी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, अकाउंटेबिलिटी भी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, लेकिन अथॉरिटी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है. क्यों? बिकॉज जैसे जैसे वर्क जो है वो एंट्रस्ट किया जाता है या वर्क डेलीगेट किया जाता है
जिसके शोल्डर्स पे वो वर्क है उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है। हम एक पर्टिकुलर वर्क की बात कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विद इन टर्म्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फॉर टू नो मोर, लेट अस मूव टू आवर स्लाइड्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद डेलीगेशन. In the previous part of the video, we learned what exactly delegation is. In this part of video, we will learn what is the delegation and its elements along with its importance. So let us start our video of slides. Again, जैसे मैंने वहाँ पे एक कहानी बताई थी, वैसे ये एक छोटी सी कहानी है जहाँ पे so much workload, what should I do? एक पर्सन है, वो ये सोच रहा है, तो उसने क्या किया, उसने अपने वर्क को क्या किया, सबऑर्डिनेट कर दिया, अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, जैसा कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक कॉमिक फिगर दिया हुआ है किस तरह से ये वर्क डिवीजन हो रहा है। वर्क डिवीजन एंड एंट्रस्टिंग द वर्क, एंट्रस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड मेक देयर अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट, डेलीगेशन। ठीक है, सो सुपीरियर सबऑर्डिनेट डेलीगेशन है क्या एक्चुअली, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप where superior gives some of the routine work to his subordinate so that he or she can concentrate on important tasks which require his or her active role, यानी कि to make her accountability towards the work. तो ये था delegation that we have covered up in our previous part of this video. अब we were discussing the majorly that we are going to discuss in this video is the authority, responsibility and accountability. So let us start with what exactly authority is. Authority stands for right of an individual to command his subordinate and to right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. Ab when any responsibility or any work is assigned to any subordinate, with that works comes the responsibility, because when it comes to the authority or responsibility for the small conduction of work, the responsibility given must be equal to the authority given. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली नहीं दी जा सकती। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, देन अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल ऑल्सो प्रोवाइड सम ऑफ द अथॉरिटी फॉर दैट, बिकॉज authority is the right. How would that person be able to do that work if he will not be given right? So right का दिया जाना बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, for the conduction of that responsibility and it flows from top to bottom, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि what is the meaning of flow and higher level enjoys higher authority. ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉट एवर द वर्क दैट इज असाइंड टू यू, मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. यानी कि मैंने अगर आपसे बोला पानी लेके आओ, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो. अब मैं आपको पानी लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ, लेकिन मैं आपको गिलास उठाने की अथॉरिटी नहीं दूँ, तो हाउ वुड बी एबल टू ब्रिंग मी वाटर? So that is a short example of responsibility and authority. ठीक है, अब what is the quality? Just contradictory to authority. Responsibility flow towards upwards, authority flow towards downwards, but responsibility flow towards upwards. ठीक है, अब ये जो है it arises from a superior subordinate relationship. यानी कि जहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने मिलती है, बिकॉज सुपीरियर गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इट्स सबऑर्डिनेट. इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था दैट वाज अकाउंटेबिलिटी. अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी स्टैंड्स फॉर आंसरेबिलिटी. अब आंसरेबिलिटी भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ व्हाट आंसरेबिलिटी मीन्स, बीइंग आंसरेबल टू द रिजल्ट और फाइनल आउटकम. ठीक है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड. देखिए, हम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती.
अब जैसे हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए की अकाउंटेबिलिटी थी, वॉट एवर द वर्क विल बी डन, ही विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क, ही विल होल्ड द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट हैज़ टू बी डन और हिज आंसरेबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी को बोलते हैं आंसरेबिलिटी, एंड इट इज़ कंपल्सरी थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये वर्क के फीडबैक के रूप में दी जाती है, एंड ये जो है ये मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे हायर अकाउंटेबिलिटी होती है। अब इसके बीच डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इस चार्ट में गिवन है डिफरेंसेस इन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड जो क्राइटेरिया जो डिवाइड किया गया है दैट इज मीनिंग, डेलीगेशन, ऑरिजिन, फ्लो एंड नेचर। ठीक है, मीनिंग क्या है? अथॉरिटी स्टैंड्स फॉर पावर टू परफॉर्म टास्क, responsibility obligation to perform on assigned task, and accountability answerability for the assigned task। यानी कोई काम अगर आपको दिया जा रहा है तो उस काम को करने की पावर अथॉरिटी, उस काम को आपको करना है, ऑब्लिगेशन है आपका, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उस काम के आउटकम के लिए आंसरेबल होना, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, यानी अथॉरिटी को शेयर किया जा सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डेलीगेटेड नहीं की जा सकती। अब अथॉरिटी को डेलीगेट करने का मतलब है कि सपोज करो कोई मिस्टेक हो जाती है, तो जो टॉप लेवल वाला है वो बता सकता है कि मैंने उसको अथॉरिटी दी थी, मिस्टेक उसकी है, मैं उस काम को नहीं देख रहा था। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से शेयर नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं शेयर हो सकती? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो जितना सुपीरियर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। एंड अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। ठीक है, ऑरिजिन की बात करें, ऑरिजिन अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अथॉरिटी जो फॉर्मल पोजीशन होती है वो आपकी वहाँ से अथॉरिटी निकल के आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी निकलती है डेलीगेटेड अथॉरिटी से, यानी कि जो अथॉरिटी आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एंड जो आपका अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी का ओरिजिन है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लो के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो फ्लो मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, नेचर क्या है, अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अथॉरिटी एंट्रस्ट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम। अथॉरिटी यू कैन सी द अथॉरिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फैक्टर जो आप अजम्पशन में लेते हैं, यस आई एम गिविंग हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही विल definitely be obligated whatever the responsibility is given to him। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इम्पोज होती है, यानी कि थोपी जाती है कि आप उसका जो रिजल्ट आ गया अच्छा है बुरा, आपको उस रिजल्ट के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा। तो ये था आपका 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज देख लेते हैं डेलीगेशन के। ठीक है, क्या है वो? सबसे पहले एक शॉर्ट फॉर्म जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका बिकेम। बिकेम में बी स्टैंड्स फॉर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, असिस्ट इन ग्रोथ, motivation of employees, and E, employee development. So let us see the first became B. Actually delegation is the foundation of superior subordinate relationship. अब superior subordinate relationship क्या है? किसी भी बिजनेस में एक superior subordinate relationship मेंटेन रहता है, यानी कि division of authority and responsibility means who holds the highest and lowest responsibility and authority, and this is the basis of hierarchy management। यानी जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं वो आपके इसी बेसिस पे निकल के आते हैं। अब क्यों निकल के आते हैं? ये इस बेसिस पे निकल के आते हैं कि कौन सा काम किस मैनेजमेंट को करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिस ऑफ हायरार्की। और लॉन्ग टर्म में ये फैसिलिटेट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए, जब आप अपना वर्क जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करते हैं, देन डेफिनेटली
आपका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव होगा, बिकॉज यू आर इंटरेस्टिंग योर एम्प्लॉयज, एंड व्हेन यू इंटरेस्ट समवन दे विल लर्न एंड यू विल लर्न टू. एंड by delegating your work you can concentrate on more important tasks and make yourself excellence in new areas. ठीक है, that's how the management gets effective with the help of delegation. Third is coordination. अब आप जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप सेटअप होता है तो डेफिनेटली सबऑर्डिनेट्स को वर्क जो है दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. तो इससे क्या है, इट ऑल्सो हैव टू डिफाइन द पावर, ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू द वेरियस पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी आंसरेबिलिटी, पावर, ड्यूटीज़, ये सारी की सारी डिफाइन होती हैं, किसको क्या काम करना है, कौन सा काम करना है, ठीक है, और कितने कोऑर्डिनेशन के साथ करना है. सारे रिसोर्सेज, सारे डिपार्टमेंट्स एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं. और जब आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं. इसके बाद है असिस्टिंग ग्रोथ. डेफिनेटली व्हेन यू विल बी बिलीविंग ऑन योर सबऑर्डिनेट्स देन डेफिनेटली इट विल मेक यू फ्री टू कंसंट्रेट ऑन योर एरियाज, and it will create a chain, and that chain will lead you by assisting the growth in your organization. Motivation of employees. जब आप अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट करते हैं, मैं डेफिनेशन में क्या बताया था, डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन वाज इंटरेस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटी. तो जब व्हेन यू आर ट्रस्टिंग समवन देन डेफिनेटली दे विल फील मोटिवेटेड, they will feel committed, and when they will feel motivated they will perform better and their confidence will be hiked up. Next, employee development. आप अपने एम्प्लॉय पे भरोसा कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, उनको साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय गेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूज देयर स्किल्स टू गेन एक्सपीरियंस. एंड व्हेन एम्प्लॉय यूज 100% ऑफ देयर स्किल, डेफिनेटली इट डेवलप्स their performance and their efficiency also, and efficiency is good for one's business. ठीक है, अब एडवांटेजेस को यहाँ पे एक डायग्राम से भी आप बताया गया है. ठीक है, कैसे, हायरार्की ग्रोथ, रिलीफ डिसीजन एंड मोटिवेशनल डेवलपमेंट. अब ये था हमारा डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन एंड एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. अब देख लेते हैं इसी चैप्टर से इसी टॉपिक की एक केस स्टडी. देख लेते हैं इस टॉपिक की एक केस स्टडी. ठीक है, केस स्टडी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि गो थ्रू केस स्टडी ट्वाइस, एंड ये जो केस स्टडी है ये आपकी पूछी गई थी 6 मार्क्स में इन द ईयर 2017. ठीक है, CBSE में. चलिए लेट अस स्टार्ट विद आवर केस स्टडी. Aman Chadha started Bullseye, a company for providing cyber security solutions to business. Its objective is to prevent, detect, and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hardworking software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by Ministry of Defence. While working on the project, he found that volume of work made it impractical for him to handle the work by himself. He decided to expand the team. The company maintained a close liaison with a local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were accompanied to work for the new project. He found the new employees capable, enthusiastic, and trustworthy. Aman Chadha was thus able to focus on objectives, and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time.
Not only this, Aman Chadda was also able to extend his area of operation. On the other hand, Ishan and Vrinda also got opportunities to develop and exercise initiative. इसमें एक्चुअली हमारा डेलीगेशन का ये प्रोसेस पूरा फॉलो किया गया है, किस तरह से अमन चड्डा वॉज अनेबल टू हैंडल द वर्क, वॉट एवर द वर्क दैट वॉज गिवन दैट वॉज क्वाइट लोड फॉर हिम, सो ही डेलीगेटेड द वर्क टू ईशान एंड वृंदा. क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय अमन चड्डा इन द अबव केस विच हैव बीन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. यहाँ पे आप बताएंगे डेलीगेशन किस तरीके से, जो मैंने अंडरलाइन किया है उन चीज़ों को देख के वहाँ पे उन पॉइंट्स को डाल के. ठीक है. अब ऑल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन डेलीगेशन. ठीक है. और इंपॉर्टेंस वाले जो पॉइंट है जितने, उनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिखेंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स. ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है. इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. तो तब तक के लिए हैव अ वेरी वंडरफुल डे. स्टे होम, स्टे सेफ.